वंस अगेन वेलकम। जी मेरी आवाज़ साफ है? आप लोगों को आ रही है आवाज़ मेरी? यस सर। अच्छा, अब आप लोग बताएं कि कौन सा टॉपिक कवर करना है, क्या रिवाइज करना है, क्योंकि सारे टॉपिक्स तो रिवाइज नहीं हो सकते एक ही दिन में। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो पेपर में जो आपकी टॉपिक नंबर 8 नज़र आ रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट। यस सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे ख्याल में ना? यस सर, स्क्रीन शेयर नहीं है। सर नहीं हो रही। अच्छा, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ क्या? जी, आप स्क्रीन शेयर हो रही? यस सर। अच्छा, ये जो टॉपिक नंबर 8 है ना, इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट पर तो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया, और आप लोगों ने ग्रुप में, तमाम ग्रुप्स ने प्रेजेंटेशन दी, एक आध ग्रुप के अलावा। अब जिन्होंने ग्रुप में प्रेजेंटेशन नहीं भी दी वो भी प्रिपरेशन कर लें, और जो ग्रुप में प्रेजेंटेशन दे चुके हैं या जिन्होंने ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है जैसे मुस्तजाब वगैरह ने, तमाम स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के लिए पेपर में भी एक क्वेश्चन मैंने रखा है, और वो आप ही के ग्रुप और आप ही के जो रिसर्च रिपोर्ट आपने डिज़ाइन की है उसकी आपको एग्जीक्यूटिव समरी बनानी होगी। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? एग्जीक्यूटिव समरी बनानी होगी, और एग्जीक्यूटिव समरी होगी जो ग्रुप, आप जिस ग्रुप में आप थे और जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, जिस कंपनी पे आप काम कर रहे थे, जिसकी आपने इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, चाहे वो एक्सेल में वर्किंग की हो, चाहे वो वर्ड में या पीडीएफ बनाई हो या प्रेजेंटेशन बनाई हो, तमाम ग्रुप मेंबर्स जितने भी हैं, तमाम क्लास के अंदर तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स को आपको एक प्रेजेंटेशन, सॉरी, एक समरी बनानी है, और उस समरी में, एग्जीक्यूटिव समरी में, एक पेज की समरी होगी, 1 पेज की, उसमें पूरी डिटेल होगी जो आपने काम किया है। अब क्या क्या आप समरी में लिखेंगे, क्या क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, कंपनी की प्रोडक्शंस, या जो भी आपने स्टार्टिंग की जो प्रेजेंट, और वो पैराग्राफ बहुत छोटा पैराग्राफ होगा। ज़्यादा आप फोकस करेंगे कंपनी की इन्वेस्टमेंट पे, कि बीइंग एन इन्वेस्टर्स, कंपनी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर एनालाइज करना चाहिए, जिसको आपने एनालाइज किया है, स्पेशली जो आपने फंडामेंटल एनालिसिस किए, और आपने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किए, और आपने जो है ना रिपोर्ट में कॉम्पिटिटर्स का व्यू बताया है, और कंपनी का जो है वो फ्यूचर की फोरकास्टिंग की है, उसके बारे में मेजर पार्ट आपको फोकस करना है। फोरकास्टेड पार्ट, कम इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी फाइनेंशियल डेटास और रेशियोज और इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है। और आखिरी वाले पैराग्राफ में आप उसकी ओवरऑल कंक्लूजन जो आपने लिखा है, या जो कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट बनाई है उसका जो कंक्लूजन है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को आपको जो है ना वो गाइडलाइन देनी है, ठीक है। तो एक पूरा कंप्लीट पेज, 1.5 या 1 पेज के करीब करीब आप एक समरी बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव समरी, और वो जो आप रिपोर्ट पे काम कर रहे थे उसकी एक समरी बना के मुझे पेपर में देनी है। यानी हर इंडिविजुअल, हर क्या कहते हैं, हर स्टूडेंट की जो समरी होगी वो दूसरे से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये एक सवाल तो मैं आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन पेपर में इस तरह से बनाया हुआ है। सेकंड सर पैराग्राफ सब बता दीजिएगा कैसे क्या करना था। मैंने बताया कि पहला फर्स्ट पैराग्राफ बहुत माइनर छोटा सा पैराग्राफ बनेगा, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना कंपनी की इंट्रोडक्शन, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, ये भी जो इंट्रोडक्शन वगैरह जो पार्ट होता है वो आप लिखेंगे सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में, और वो भी छोटा सा पैराग्राफ होगा। उसके बाद जो मेजर और बड़ा पैराग्राफ होगा, चाहे उसको 2 पैराग्राफ में कंट्रीब्यूट कर लें, सेकेंड एंड थर्ड, उसमें आप करेंगे कंपनी की एनालिसिस को, कंपनी की फोरकास्टिंग को, इंट्रिंसिक वैल्यू को, इन तमाम फाइनेंशियल डेटा को, कंपनी के की फाइनेंशियल फैक्टर्स को और रेशियोज को, इन तमाम चीज़ों को आप हाईलाइट करेंगे शॉर्ट समरी बना के सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में।
4th पैराग्राफ में आप Sir? कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन जो आपने पूरी रिपोर्ट बनाई है उसका कंक्लूजन लिखेंगे और उसको रिकमेंडेशन करेंगे इन्वेस्टर्स को। यस जी। सर जिसने मॉडल्स या ना जिसने रेशियोज कैलकुलेट नहीं किए हैं अपनी रिपोर्ट में, तो वो अगर नहीं करेंगे, जब वो नहीं लिखे समरी में, तो कोई इशू है? बस आपको एक ओवरऑल एक एग्जीक्यूटिव समरी बनानी है, मुझे ये पता लगेगा कि उसमें आपकी वर्किंग और आपका काम कितना है। एक्चुअल में मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि आपका रिसर्च रिपोर्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपने सही लिखी है, गलत लिखी है। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि जो रिसर्च रिपोर्ट पर तमाम ग्रुप मेंबर्स ने काम किया है तो किया है या नहीं किया है, या ग्रुप मेंबर में सिर्फ 2 या 3 लोगों ने काम किया है या एक बंदे ने काम किया है, तो उससे पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट की जो समरी लिखेगा ना, उससे अंदाजा मुझे हो जाएगा कि तमाम ग्रुप मेंबर्स ने और तमाम स्टूडेंट्स ने रिसर्च रिपोर्ट पे या प्रोजेक्ट पे काम किया है या नहीं किया। इन शॉर्ट समझ में आ गई बात? यस सर, थैंक यू। तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू और मॉडल्स और ये सारा रिसर्च रिपोर्ट में कवर हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है आपको, जो समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम आ रही है। सर ट्रेडिंग स्ट्रक्चर। ट्रेडिंग स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, चलें इसकी पीपीटी बनी हुई है शायद मेरे ख्याल में। पीपीटी कहाँ बनी हुई है? स्टॉक स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स इसी नाम से शायद, यही ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के बारे में कह रहे हैं। इसमें देखिए, अगर मार्केट स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें कि मार्केट में प्राइसेस किस तरह जो है वो डिटरमाइन होती हैं, या मार्केट के जो ऑर्डर प्लेस किस तरह होते हैं। ऑर्डर समझते हैं ना? ठीक है, एक वो कोटेड मार्केट होती है, कोटेड ड्रिवन मार्केट। A quoted driven market is an electronic stock exchange system in which prices are determined from bid and ask quotation made by market makers, dealers and specialists. ठीक है, तो जो मार्केट डीलर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, मार्केट मेकर होते हैं, जो मार्केट को चलाने वाले होते हैं, मार्केट बनाने वाले होते हैं, वो एक प्राइस कोट करते हैं, बिड और आस्क प्राइस। बिड और आस्क मतलब बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, वो कोट करते हैं, कोट। तो उस मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक कोट करते हैं। उसके बेसिस के ऊपर जो प्राइस डिटरमाइन होती है, यानी मार्केट के अंदर जो प्राइस होती है किसी भी प्राइस, किसी भी कमोडिटी की या किसी भी शेयर्स की या किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो किस तरह डिटरमाइन होती है। जो मार्केट मेकर्स या डीलर्स या सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में कोट करते हैं प्राइस को, बिड प्राइस को भी कोट करते हैं और आस्क प्राइस को भी कोट करते हैं। उसको कोटेड ड्रिवन मार्केट कहा जाता है। दूसरी मार्केट होती है ऑर्डर ड्रिवन मार्केट। ऑर्डर ड्रिवन मार्केट ये होती है कि ऑर्डर ड्रिवन मार्केट इज आल्सो रेफर्ड टू एज डीलर मार्केट। Participants in a pure order driven market are referred to as neutral, the neutral buyers and sellers. ये ऑर्डर ड्रिवन मार्केट ये होती है कि नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स जो हैं आपस में डिमांड और सप्लाई वाला गेम खेल रहे होते हैं, और उसकी बेसिस पर जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो कहलाती है ऑर्डर ड्रिवन मार्केट। यानी जितना ऑर्डर आएगा मार्केट में, जिस शेयर्स की प्राइस की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, बायर जितना ज़्यादा खरीदने वाला होगा उस शेयर्स को, उसकी प्राइस और ऊपर जाएगी, और जितना ज़्यादा सेल करने वाला होगा उसकी प्राइस नीचे आएगी। तो ये ऑर्डर ड्रिवन मार्केट कहलाती है। और तीसरी मार्केट होती है ब्रोकर्ड मार्केट। तो ब्रोकर मार्केट इज अ मार्केट प्लेस इन विच एन इंटरमीडिएट सर्च फॉर एंड ब्रिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स। यानी ब्रोकरेज मार्केट की एग्जांपल है हमारे रियल एस्टेट। ये जो स्टेट एजेंसीज होती है ना, वो क्या करती हैं, बायर और सेलर्स को ढूंढती हैं और एक जगह मिला देती हैं, टुगेदर कर देती हैं। यानी प्रॉपर्टी बेचने वाला और प्रॉपर्टी को खरीदने वाला, इन दोनों के दरमियान में एक होता है ब्रोकर, और वो ब्रोकर कहलाता है स्टेट एजेंट। तो वो ब्रोकर मार्केट होती है जिसमें ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, और ब्रोकर जो है ना बायर सेलर को मिला देता है, और बीच में वो इंटरमीडिएट का रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, इन तीनों मार्केट को समझने के लिए आपके लिए एक वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है,
और बहुत सारी वीडियो मौजूद होंगी, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपको सर्च करवाई थी वो लिंक उसके इसके स्लाइड के नीचे लिंक भी गिवन है, तो लिंक देख लीजिएगा। ये लिंक पे आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी कि कोटेड ड्रिवन मार्केट एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। इसके बाद मैकेनिज्म बताया गया है कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व the types of order that investor can place to buy or sell stock and the transaction cost associated with trades। अब मैकेनिज्म में टाइप्स ऑफ ऑर्डर होता है। कितनी तरह के ऑर्डर होते हैं? 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, एक मार्केट ऑर्डर होता है, एक लिमिट ऑर्डर होता है, जिसको पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मार्केट ऑर्डर तो ये होता है कि एन ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड एट द प्राइस अवेलेबल इन द मार्केट, करंट प्राइस मार्केट। मार्केट ऑर्डर ये होता है कि इस वक्त सपोज कर लें कि एक शेयर की प्राइस पर्टिकुलर एक कंपनी की बात कर रहे हैं, कोई भी पीएसओ की बात कर लेते हैं। पीएसओ एक कंपनी है, उसकी शेयर प्राइस इस वक्त मार्केट में करंट प्राइस चल रही है लेट्स सपोज 250 रुपए का शेयर है। अब जो मार्केट में 250 रुपए का मार्केट प्राइस है, अगर बायर्स खरीदना चाहता है तो 250 पे खरीदेगा इसी वक्त, और सेलर सेल करना चाहता है तो 250 पे सेल करेगा। जो मार्केट प्राइस चल रही होगी उस पर बाइंग एंड सेलिंग होगी, वो कहलाएगा मार्केट ऑर्डर। मैं स्पेशली बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, पहले सुनिएगा। मार्केट में प्राइस चल रही है 250 रुपीज पर शेयर, इसकी पीएसओ की। अगर आपको खरीदना है तो मार्केट प्राइस पर खरीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है लिमिट ऑप्शन या पेंडिंग ऑर्डर, यानी आप लिमिट लगा लेते हो। बायर भी लिमिट लगाता है और सेलर भी लिमिट लगाता है, और बायर और सेलर की लिमिट जो होती है वो डिफरेंस पे होती है। लाइक सपोज कर लें कि पीएसओ का शेयर इस वक्त चल रहा है 250 रुपए का, और आपने एक लिमिट लगा दी, आपने बाइंग लिमिट लगा दी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। बाइंग लिमिट का मतलब ये है कि आपने ये लिमिट लगा दी कि ऑटोमेटिकली जब ये प्राइस 250 से 245 पर आ जाएंगे ना, तो मैं उसके 1000 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ पीएसओ कंपनी के, तो मैंने एक लिमिट लगा दी कि आई वांट टू बाय 1000 शेयर ऑफ पीएसओ एट द रेट 245। ऑटोमेटिकली जब मार्केट प्राइस 245 पर आ जाएगी ना, तो आप उसको ऑटोमेटिकली वो शेयर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी आप बाय कर लोगे, एक्चुअल में बॉट कर लोगे। तो ये बाइंग लिमिट भी होती है और सेलिंग लिमिट भी होती है, ठीक है। ये पेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसके अलावा एक बाय स्टॉप ऑर्डर होता है और एक सेल स्टॉप ऑर्डर होता है। Specify that the order is not to be executed until the market rises to the designated price। अब ये बाय स्टॉप ऑर्डर क्या होता है और सेल स्टॉप ऑर्डर क्या होता है, इसके लिए भी एक ये जो मैंने आपके सामने YouTube पे लिंक भेजा है ना, तो उसको देख लीजिएगा। ये बाय ऊपर लिखा हुआ है ना, आप बाय लिमिट ऑर्डर और सेल लिमिट ऑर्डर, ये उसके ऑपोजिट है, बाय स्टॉप ऑर्डर एंड बाय सेल स्टॉप ऑर्डर। यानी अगर मिसाल के तौर पर मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट में शेयर्स की प्राइस, पर्टिकुलर शेयर्स की प्राइस बहुत ऊपर जा रही है, और आप ये समझते हैं कि मार्केट में मुझे इस वक्त बाय करना चाहिए, तो आप बाय को स्टॉप कर देते हो, और ऊपर जाने वाली जो प्राइस होती है, वो ऊपर जाने वाली जो मार्केट में प्राइस होती है, कहीं पर स्टॉप लगाना होता है इसको। लेट सपोज अगर एक शेयर्स मार्केट में पीएसओ का मैंने बताया 250 का है, और वो 250 से 251, 252, 253 हो रहा है, और आप ये समझते हैं कि ये शेयर्स बहुत ऊपर जाने वाला है, 260 तक जाएगा, तो आप एक स्टॉप ऑर्डर लगा लेते हो 250 से 251, 252, आप 252 पर स्टॉप ऑर्डर लगा देते हो, स्टॉप ऑर्डर बाइंग स्टॉप ऑर्डर लगा देते हो। आप ये समझते हो कि ये बहुत ऊपर जाएगा, 252 पर इसको बाय कर लो, स्टॉप कर लो। यहाँ पर स्टॉप करने का मतलब है इस वक्त जो है ना, आपने जो है इसको स्टॉप करवा लिया, और वहाँ उस रेट पर आपने जो है ना बाय करना है, ऊपर जाने वाली मार्केट। और जैसे ही आप समझते हैं कि मार्केट नीचे आ रही है, तो आपने एक सेल स्टॉप ऑर्डर दे लगा लिया। सेल स्टॉप ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे ही मार्केट नीचे आना शुरू हो रही है, तो आपने एक जगह पर सेल स्टॉप ऑर्डर लगा लिया, तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉप ऑर्डर पर, सेल स्टॉप ऑर्डर पर आप अपना शेयर सेल कर देंगे। तो ये एक प्रॉपर इसकी जो है ना कैलकुलेशन है, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक लिखी हुई है बाय लिमिट और एक लिखी हुई है सेल लिमिट, और नीचे वाली आपके पास बॉक्स में नजर आ रहा है बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। यस करीम, यू वांट टू से समथिंग? यस अब्दुल। सर ये पूछना था कि बाय स्टॉप जो है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल पे शायद लगाते हैं और सेल स्टॉप सपोर्ट पे लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर स्टॉक मार्केट नहीं दी हुई, बल्कि यहाँ पर दिया हुआ है यूरो और यूएस यानी करेंसी मार्केट की बात की गई है। लेट सपोज इस वक्त करंट प्राइस चल रही है 1.3, नजर आ रही है आपको ग्रीन कलर में? इस वक्त करंट प्राइस 1.3 है। आपने एक बाय लिमिट लगा दिया 1.2। 1.2 का मतलब ये कि जैसे ही इसकी प्राइस 1.2 पर आएगी ना, तो मैं 1000 करेंसी यूएस डॉलर परचेज कर लूंगा, 1000 यूएस डॉलर या 2000 यूएस डॉलर परचेज कर लूंगा। जैसे ही उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे जितनी आपने करेंसी परचेज। सेल लिमिट ये होती है कि इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही है 1.3 और आपने सेल पे लगा दिया कि जैसे ही मार्केट अप होगी तो मेरा ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट सेल हो जाए 1.4 पे, तो वो सेल लिमिट होती है। ठीक है। अच्छा, बाय स्टॉप ये है कि मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है, 1.3 है, और 1.2, 1.3, 1.35 ये सारी जो है ना मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही है। आपने एक बाइंग स्टॉप लगा दिया 1.4 पर। इसका मतलब ये है कि जैसे ही शेयर्स 1.4 पर आएगा ना, तो आप वहाँ पर स्टॉप लगा दिए कि ना आपकी जो है ना यहाँ पर आप जो है ना शेयर्स जो है ना बाय करेंगे, और आपको ये एस्टिमेट है, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये इससे भी ऊपर जाएगा, तो आपने वहाँ पर बाइंग स्टॉप लगा दिया। सेल स्टॉप क्या होता है? अच्छा, बाइंग स्टॉप लगाने की ज़रूरत क्या है? आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीद लें शेयर्स, 1.3 पे खरीद लें, 1.4 पे खरीदने की क्या ज़रूरत है? 1.3 सर पर ये आप होता है। इसलिए नहीं खरीदते हो क्योंकि आपको ये फील हो रहा होता है कि अगर मार्केट भी ट्रेंड या मार्केट का ट्रेंड ये है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर शेयर्स की प्राइस बढ़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर ये 1.3 से 1.4 पर आ जाए और 1.4 क्रॉस कर लें तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो आप एक स्टॉप लगा देते हैं कि 1.4 पे जो है ना वो शेयर्स में बाय कर लूँ, और जैसे ही 1.5 या 1.6 होंगे मैं उस पर सेल कर दूंगा। तो बाइंग स्टॉप ये होता है कि एक राइजिंग अप ट्रेंड मार्केट होती है। अप ट्रेंड मार्केट समझते हैं ना, ऊपर की जाने वाली मार्केट, उस पर आप एक स्टॉप लगा लेते हो कि आप समझते हो कि यार ये मार्केट ऊपर जा रही है, तो कहीं ऐसी जगह पर स्टॉप लगा दे जहां पर हम बाय कर लें। सेल स्टॉप इसके अपोजिट होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, वो है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट सेलिंग में आपको ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ कि ये मैंने फिजिकल क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो मिड टर्म में। तो शॉर्ट सेलिंग में आप देख लीजिएगा कि शॉर्ट सेलिंग में ये होता है कि एक लेंडर होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले स्टेप पे क्या करता है, शेयर्स बोरो करता है, और बोरो करने के बाद शॉर्ट सेल कर देता है। मतलब आपने एक चीज़ खरीदी नहीं है, आपने कहीं से बोरो किया और आगे सेल कर दिया। ठीक है। सेल करने के बाद इस वक्त आप ये समझते हो कि मार्केट में प्राइस बहुत ऊपर है, आप इसको सेल कर दो, और आप ये एस्टिमेट लगा रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो कि इन अपकमिंग डेज इसके प्राइस नीचे आ जाएंगे। तो जब प्राइस नीचे आएंगे तो आप उसको रीपरचेज करोगे जो शेयर्स आपने बेचे हैं, यानी सेल पहले कर देना और ख़रीदना बाद में, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है। चीज़ें पहले सेल कर देना और ख़रीदना बाद में। ठीक है, ये पॉसिबल है, स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। फिर जो आपने लेंडर से बोरोइंग किए थे शेयर्स, उसको शेयर्स रिटर्न कर देना और बीच में अपना प्रॉफिट रख लेना। ये प्रोसेस कहलाता है शॉर्ट सेलिंग। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी मार्जिन। अब इसमें 3 तरह के मार्जिन हमने पढ़े थे, 2 तरह के, सॉरी। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, इसको थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ। इसमें थे, एक था इनिशियल मार्जिन था, और एक था इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट, और दूसरा क्या था, मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक है इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक है मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्या किस तरह सॉल्व करना है। हाँ, यहीं से देख लेते हैं। Let's consider a simple example to understand the concept of variation margins.
तमाम स्टूडेंट ज़रा इस वाली स्लाइड्स को पढ़ें। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये किसने लिखा है कि फाइनल पेपर में ज़्यादा थ्योरी आएगी या कैलकुलेशन? इंशाल आपने लिखा है? हाँ इंशाल ने लिखा है। नहीं, अच्छा इकरा ने। दोनों सर से मैंने ये नहीं किया। नहीं इंशाल नहीं, वो इकरा ने। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि फाइनल पेपर में कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल बेस्ड भी क्वेश्चन है, मिक्स है पेपर में। अब ये देखें ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसको समझिएगा। क्या समझ में आया आपको? इंशाल्लाह ज़रा बताएं, इसको एक्सप्लेन करें आप। सर इसका ये कि वो एक मिस्टर ए हैं, वो शेयर्स बाय करना चाहते हैं 200, और जो 200 शेयर वो बाय करना चाहते हैं वो $200 है, एक शेयर की कीमत है। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी बनती है वो 40,000 रुपए की है, 40,000 की है। पर ये कि जो उसके लिए जो मार्जिन है ना, मेंटेनेंस मार्जिन, वो 30% उनके अकाउंट में लाजमी होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। जब उन्होंने 40,000 का 30% फाइंड किया तो वो 12,000 है। 12,000 का मतलब ये कि जब मिस्टर ए को कोई भी ट्रेड करनी है मार्केट के अंदर तो उनके अकाउंट में कम से कम 12,000 रुपये लाजमी होने चाहिए। और अगर किसी भी वजह से उनके 12,000 रुपये कम मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे आ जाते हैं वो, तो ब्रोकर उनको मार्जिन कॉल देगा ताकि वो अपना जो अमाउंट है उसको बराबर करें और ट्रेड में दाखिल इंटर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप, मैं आम लफ्जों में बताऊंगा, समझिए कुछ। इनिशियल मार्जिन क्या होती है, और ये तो मैं मेंटेनेंस मार्जिन की एग्जांपल दी हुई है। इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट ये होती है कि मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ के आपके पास शेयर्स खरीदने हैं। तो आप 1 लाख के शेयर्स खरीदने के लिए अकॉर्डिंग टू SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स बनाए हुए हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास मिनिमम इनिशियली 50,000 रुपए यानी 50% अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी 50,000 के आप लोन ले सकते हो, बोरो कर सकते हो, और वो बोरो किससे करोगे? ब्रोकर से, जो भी आपके ब्रोकरेज हाउस होगी, जहाँ पर आप डील कर रहे होगे, जहाँ से आप ट्रेड कर रहे होगे। तो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि 50% आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। यानी अगर आप 1 लाख के शेयर्स खरीदना चाहते हो तो 50,000 रुपये आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ये इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है। फिर ब्रोकर ये कहते हैं कि मिनिमम आपके अकाउंट में मेंटेनेंस करने के लिए, मार्जिन को मेंटेन करने के लिए, जो आपने 50% मार्जिन लगाया है, तो अगर मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख के शेयर्स खरीदे हैं और वो शेयर्स की प्राइस नीचे आ जाती है, तो मिनिमम आपके अकाउंट में 12,000 नहीं, ये 30% होना चाहिए। 12,000 तो इस 40,000 का बनना है ना। मिनिमम 30% आपके पास जो है ना वो मेंटेनेंस होनी चाहिए, मेंटेनेंस मार्जिन होनी चाहिए। या यूँ समझे, अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, तो अगर मे बी आपको लॉस हो जाता है और शेयर्स की प्राइस नीचे आ जाती है, भले आप उसको सेल नहीं करते हो, लेकिन रनिंग लॉस ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने शेयर्स खरीदा, 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और आपने पैसा लगाया 50,000 रुपये, और आपको लॉस इतना हो गया कि 30% से ज़्यादा का लॉस हो गया, और आपके अकाउंट में जो लॉस है वो आपकी जो इनिशियल मार्जिन है उससे माइनस होता रहेगा। यानी मैं आपको इन एक्सेल के समझाने की कोशिश करूँ तो सब समझ में आ जाएगा, इनिशियल और इनिशियल और मेंटेनेंस मार्जिन को।
मैं एक्सेल समझाता हूँ, ज़रा देखिएगा। ये बहुत अच्छी एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। $50,000 का 50% आपका इनिशियल 50% आपका जो है वो ये है इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट, और मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका कितना है? मेंटेनेंस मार्जिन आपका लेट सपोज 30% है। अब लेट सपोज आपने एक शेयर्स खरीदे, शेयर्स बॉट किए 1 लाख रुपए के, ठीक है, 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे आपने, तो वो पैसे इनिशियली आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? इनिशियल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर मार्जिन रिक्वायरमेंट 50%, यानी 1 लाख का 50% कितना बनता है? 50,000 बनता है। ये 50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, वो इसलिए नहीं आ रहा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 50%, 50,000 रुपये की इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और 50,000 रुपये आप क्या करेंगे? बोरो करेंगे। अब लेट सपोज आपके शेयर्स की प्राइस आपने जब खरीदी थी, लेट सपोज ये आपने खरीदा था जून 1 को, ठीक है, 1 जून को आपने ये शेयर्स खरीदा। आज तारीख है लेट सपोज जून की 17, ठीक है, आज 17 तारीख है ना? यस सर। अच्छा, सर। अब जो आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे, उस शेयर्स की कीमत गिर के प्राइस नीचे आकर जो है ना लॉस होते 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 आपका लॉस हो गया, वो शेयर्स की प्राइस हो गई 60,000। कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ बताएं? अभी आप उसको सेल नहीं कर रहे हो, लेकिन शेयर्स की वर्थ जो आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे, उसकी वर्थ कितनी हो गई है? 60,000। 60,000 उसकी वर्थ हो गई है। 40,000 रुपए का नुकसान हो गया है। तो ये नुकसान आपको जो बताए कौन कौन बेयर करेगा नुकसान? जो आपने 50,000 रुपए लगाए थे ना, अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना 50,000 रुपए से कम होकर कितनी हो गई है? 50,000 से 30,000। आपको 40,000 रुपए का नुकसान हो गया है शेयर्स में। अभी आपने इसको सेल नहीं किया है, मार्केट में प्राइस इतनी नीचे आ गई है शेयर्स की, जो आपने शेयर्स परचेज किए थे 1 लाख रुपए के, वो शेयर्स 60,000 रुपए के हो गए हैं, तो 40,000 रुपए का आपको लॉस हुआ। आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 50,000। 50,000 की थी। आपको कितने का नुकसान हो रहा है? और सॉरी, आपकी भी इन्वेस्टमेंट कितनी बची है? 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बची है। और वो कह रहे हैं कि आपको मिनिमम 30% मेंटेन करना है, यानी 1 लाख का 30% मतलब कितना होता है? 1 लाख का 50%, यानी अगर हम देखें कि मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन आपका जो है, मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन जो है आपका 30% है, तो 1 लाख का 30% कितना बनता है? 30,000 बनता है। यस सर। तो इसका मतलब 30,000 तो आपको मेंटेन करने ही करने थे। अब आपका 40,000 लॉस होने के बाद आपके अकाउंट में, यानी एक्चुअल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये थी, 40,000 रुपये लॉस होने के बाद अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बची है? 10,000। तो 10,000 बची है। इसका मतलब आपको यहाँ पर मिनिमम 30% यानी 30,000 यानी 20,000 रुपये का लॉस तो आप कवर कर सकती हैं। यानी 50,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं इनिशियली, तो 20,000 रुपये का लॉस आप बेयर कर सकती हैं। 20,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस आएगा तो आपको मार्जिन कॉल दी जाएगी। मार्जिन कॉल का मतलब ये है कि ब्रोकर की तरफ से एक कॉल आएगी और वो कहेगा कि आप अपने अकाउंट में पैसे डलवाएं,
20,000 रुपए से ज़्यादा का लॉस आप बेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने जो 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं उसमें से 50,000 रुपए आपने अपने लगाए हैं, 50,000 रुपए आपने बोरो किए हैं, और आपके शेयर्स की कीमत 1 लाख रुपए के शेयर्स की कीमत कितनी हो गई है? 60,000 हो गई है। 40,000 रुपए का आपको लॉस हो गया है। यानी अगर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, एक्चुअल में 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, तो उसमें से 40,000 रुपए का लॉस होने के बाद आपकी वर्थ कितनी रही है? अभी 10,000 रुपए की वर्थ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 30,000 तक तो हम लॉस बेयर कर सकते हैं। सॉरी, 30,000 तो आपके अकाउंट में मेंटेन होने चाहिए। अगर 30,000 से कम हो रहे हैं, 10,000 हो रहे हैं, तो 20,000 रुपए की मार्जिन कॉल आ जाएगी। यानी 20,000 रुपए आपको और मार्जिन कॉल करके और जमा करवाने होंगे। तो मिनिमम 30% आपको अपने अकाउंट में मेंटेन करने हैं। ये मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब ये है कि मिनिमम जितने के शेयर्स आपने खरीदे हैं उसका 30% आपके अकाउंट में पैसा मौजूद होना चाहिए। 30,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए। अगर 30,000 से कम होंगे तो वो मार्जिन कॉल आ जाएगी। समझ में आ रही है? मार्जिन कॉल कितने की आ पर रही है अभी यहाँ तो ट्रेड कर सकते हैं ना 60,000 की वर्थ पे। मार्जिन कॉल कितनी आ जाएगी? 20,000 की मार्जिन कॉल आ जाएगी आपके पास। जी क्या कह रहे हैं शान? सर अभी तो ये ट्रेड कर सकते हैं ना मार्केट में? अभी ट्रेड नहीं 60,000 तो कर है सकता ना। ना, मजीद ट्रेड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे 50,000 उसने लगाए थे इनिशियली। अब उसके अकाउंट में 40,000 रुपये लॉस होने के बाद कितने पैसे बचे हुए? 10,000 यानी कि 10,000 अपने आप बचे के में, लेकिन इसको मिनिमम 30,000 मेंटेन करने थे, तो अब इसने मेंटेन नहीं अपने किए, तो इसको जो है ना ये माइनस में चला गया है बहुत ज्यादा। सर यानी 20, कि अपने 30,000 मेंटेन करने ना इसने, हाँ उसने अपने किसी से जितनी लेके नहीं। इन्वेस्टमेंट की है ना उसका 30% मेंटेन करना है। यानी अगर 1 लाख रुपए की सर इन्वेस्टमेंट की है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो 30,000 उसको मेंटेन करने हैं अपने अकाउंट में, 30%। यस सर मार्जिन कॉल में कोई है ना मतलब लिमिटेड टाइम होता है, किसके टाइम के अंदर आपको ये है ना हाँ, इतनी विद इन मार्जिन विद कॉल इन विद इन अ करना है डे और मेंटेन? विद इन 2 डेज आपको वो मार्जिन कॉल आती है, और वो 2 दिन के अंदर नहीं अंदर या 1 दिन के अंदर आपको अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाने होते हैं। यानी आपको मेंटेनेंस मिनिमम अमाउंट जो आपके अकाउंट में मेंटेन करनी है ना, वो 30,000 मेंटेन करने हैं। तो ये मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। और इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको इनिशियली आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है, 50% लगाई है, 60% लगाई है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, जरा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। An investor buy 500 shares of ABC stock at the market price of 70 on full margin. The initial margin requirement is 45% and the maintenance margin is 25%. The commission is $10 each on purchase and sale. The interest is 5% per annum या per year. और सवाल पूछा है at what stock price would the investor receive a margin call? यानी अगर स्टॉक की प्राइस क्या होगी इस वक्त, तो इसने कितने पे शेयर्स खरीदा है? 70 रुपीज का एक शेयर्स खरीदा है। नजर आ रहा है ना आपको ये वाला? An investor Yes. buy 500 shares of ABC stock at the market price of $70, यानी 70 रुपए का एक शेयर्स खरीदा है उसने। और कितने शेयर्स खरीदे? 500 शेयर्स खरीदे। और सवाल क्या है कि एट व्हाट स्टॉक प्राइस वुड द इन्वेस्टर रिसीव अ मार्जिन कॉल? सवाल क्या पूछा है कि कौन सी स्टॉक प्राइस पर मार्केट में इस वक्त 70 रुपए का एक शेयर चल रहा है, और 70 रुपए के हिसाब से कंपनी ने इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की है। ये मार्केट में प्राइस 70 से कितनी नीचे आ जाए कि उसको मार्जिन कॉल रिसीव होगी इन्वेस्टर्स को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू विल रिसीव अ मार्जिन कॉल व्हेन योर इक्विटी पोजीशन इज वर्थ लेस देन 25%, दैट इज मेंटेनेंस मार्जिन ऑफ द स्टॉक वैल्यू। अगर आपकी 25% मेंटेनेंस मार्जिन से वैल्यू नीचे आ जाएंगी, तो उस वक्त आपको मार्जिन कॉल रिक्वायर्ड होगी। यही है ना मेंटेनेंस मार्जिन से, यानी मेंटेनेंस मार्जिन ऊपर कितना दिया हुआ है? 25% गिवन है। अगर 25% से आपकी प्राइस नीचे आ जाएगी, इक्विटी की पोजीशन 25% से नीचे आ जाएगी, उस वक्त आपको मार्जिन कॉल रिसीव होगी ब्रोकर की तरफ से। तो आपको वो क्या प्राइस, आपको कैलकुलेट क्या करनी है? एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट स्टॉक प्राइस, ऊपर क्वेश्चन में है ना, तो यहाँ नीचे आंसर भी ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेट स्टॉक प्राइस दैट इज पी when your equity exactly equal to 25% of stock value. Your equity is worth the value of the stock less the amount of your loan.
अब देखें द अमाउंट ऑफ योर लोन, आपने कितनी अमाउंट का लोन लिया हुआ है? 500 शेयर्स आपने परचेज किए हैं 70 रुपए के हिसाब से, और उसका 55% आप मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 0.45%, तो 19,000 रुपए के आपने जो है वो लोन लिया हुआ है, 19,250 रुपए का लोन लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है इफ द स्टॉक प्राइस इज P then your stock value would be 500 multiplied by P, 500 multiplied by P. Your equities value 500 multiplied by P minus 19250. ठीक है, यानी आपकी जो लोन लिया हुआ है उस अमाउंट को देखते हैं। वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ P दैट सोल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्विटी वैल्यू आपकी इसके बराबर होनी चाहिए डिवाइडेड बाय स्टॉक वैल्यू। आपको P कैलकुलेट करना है, और P कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया है कि इक्विटी वैल्यू को स्टॉक वैल्यू से डिवाइड किया है। अब इक्विटी वैल्यू और स्टॉक वैल्यू से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मेंटेनेंस मार्जिन का एक आंसर आ जाएगा 0.25। ये 0.25 आपको मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन आपको मेंटेन करना है, मिनिमम मार्जिन आपको मेंटेन करना है आपके अकाउंट में। जब आपने इसकी फर्दर कैलकुलेशन की तो जरा इस तरह देखिएगा किस तरह कैलकुलेट किया है इसको। आपके पास ये इक्वेशन बनी हुई थी, सॉल्व फॉर P कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 500 मल्टीप्लाई बाय P। आप दोनों साइड पर जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय P को। जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है? P का आंसर कितना आ रहा है? प्राइस 51.33 पर शेयर, यानी आपने 70 रुपए का एक शेयर लिया था, और अगर उसकी प्राइस 51 रुपीज हो जाएगी तो उसका मतलब वो 51.33 पर जो वैल्यू इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 25% होगी। जो आपके इक्विटी की 25% आपकी मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन आपको मेंटेन करना था, मिनिमम मार्जिन आपको मेंटेन करना था। यानी इसका मतलब ये है कि इफ योर स्टॉक प्राइस फॉल बिलो 51.33 per share, you will receive a margin call and you will have to deposit enough to bring your equity back up to 25%। यानी आपने 70 रुपए का एक शेयर्स खरीदा इनिशियली, और अगर वो शेयर्स की प्राइस नीचे आते आते लॉस होते 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 51.33 हो जाएगा, तो उस वक्त आपको एक मेंटेनेंस मार्जिन कॉल रिक्वायर्ड रिसीव होगी ब्रोकर की तरफ से कि आप अपना मिनिमम 25% मेंटेन करें अपने अकाउंट में। इस सवाल को बड़े अच्छे से देख लीजिएगा, सॉल्व करने का तरीका, ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है। इसके अलावा एक और सवाल भी है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये वाला क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। मार्जिन ट्रेड की एग्जांपल दी थी मैंने, ये वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जरा देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा।